दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग यह ऑनलाइन का ईवीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड कर रहे हैं, ठीक ना। यह ऑनलाइन जो पार्ट 2 है हमारा। इसमें ऑनलाइन का हम इससे पहले कल का ऑनलाइन क्वेश्चन देख चुके हैं 50 प्रश्न। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देखिए जरूर। और यह आज का सेकंड है प्रैक्टिस है, जो कि टॉप 50 प्रश्न इसमें भी है। तो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। तो और आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको इससे हेल्पफुल जरूर होगी, मदद मिलेगी आपको एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का पहला प्रश्न करते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? तो यह कौन थे? तो यह फ्रेडरिक रेटजल थे, जो कि इन्हें मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा दी गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। खेती सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। जो खेती है वह सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। कौन सी? वो झूम खेती है। झूम खेती जो है सबसे पुरातन प्रणाली है, जो कि सबसे पहले से होती आ रही है, ठीक ना। यह झूम खेती, तो यह सबसे पुरानी प्रणाली सिस्टम है झूम खेती का। चलिए, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो विश्व और भारत में, तो देखिए यह दक्षिण एवं दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में यह अवस्थित है। आप लोग इसको समझिए, ठीक ना। यह विश्व तथा भारत की बात कर रहा है झूम या स्थानांतरण खेती का। तो यह दक्षिण और दक्षिणी और मतलब दक्षिण की बात कर रहा है, और पूर्वोत्तर एशिया की बात कर रहा है, भारत पूर्वोत्तर में, ठीक ना। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, मानव मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम जो तापमान होता है वह कितनी होती है? तो उसमें देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60% आर्द्रता, ठीक ना। मनुष्य की सर्वाधिक कार्य क्षमता की आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, इतनी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ठीक। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो यह औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से, ठीक ना। और अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय यह कैसी प्रक्रिया है? तो यह भूमिय प्रक्रिया है। जो भूमि का अपक्षय होता है, तो यह भूमि प्रक्रिया है। भूमकीय यहाँ पे लिखा भूमकीय प्रक्रिया है, ठीक है। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो ओजोन स्तर का चरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फरमैन ने। यह 1985 में लगाया था। यह इंग्लैंड के थे, ठीक ना। यह इंग्लैंड के थे। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफार्म के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन यौगिक है? क्लोरोफार्म के बाद ओजोन स्तर का दूसरा विध्वंसक यौगिक कौन सा है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कि क्लोरोफार्म के बाद दूसरा यह विध्वंसक गैस है, यौगिक है। ठीक। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावी हुआ? तो यह हुआ जो यूएसए का बुकलिन। जो भूमिगत जल है, नीचे से जो भूमि से जल निकाले जाते हैं पानी पीना, तो वहाँ का दोहन के उसके दोहन से संसार का सबसे जो बड़ा शहर है, संसार का यह जो शहर है बुकलिन, यह यूएसए में है, यह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मेघविजन में किन यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मेघविजन का में किन यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जिसमें मेघविजन की जिसमें यह प्राकृतिक नहीं होगा, नेचुरल, यहाँ पे आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है मेघविजन से, जिसमें वह गैस होती हैं जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आयोडीन के यौगिक होते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल वर्षा कराई जाती है, ठीक ना, मेघविजन से। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेनेसी नदी है, जो वहाँ का संयुक्त जो अमेरिका का नरक नदी को कहा जाता है इसको। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उत्तर भारत की
अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तो वह गंगा नदी है, ठीक ना। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक नदी को कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? तो किस नदी को बिहार की शोक की उपमा दी गई है? तो यह कोसी नदी है जो बिहार की शोक नदी की उपमा दी गई है, ठीक ना। यह वहाँ पे वर्षा होती है तो उस समय यह उसका तूफान ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे वहाँ का शोक नदी कहा जाता है इसे। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी यह 2 या 3 दिसंबर की रात को हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था, ठीक ना। तो यह 3 दिसंबर या 2 दिसंबर दिया हो, तो इसमें 2-3 दिसंबर की रात में 1984 को हुआ था। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुआ था? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुआ था? तो यह 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ था। जो यूक्रेन का चेरनोबिल शहर है वहाँ पे हुआ था 22 अप्रैल 1986 को। धारणीय अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक जो थे ब्रंटलैंड थे, जो 1987 में यह अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, ठीक ना। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अस्थायी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। IUCN ने किया था जो अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक ना। IUCN ने विश्व संरक्षण नीति की रिपोर्ट में किया था। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन हैं? धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन है? तो यह ऊर्जा है, जल है, स्वास्थ्य है, कृषि तथा जैव विविधता है। यह धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता, यह 5 है धारणीय विकास के क्षेत्र 5। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? नीरी कहाँ पे स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्वायरमेंट जो कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका नाम होता है, जो EPA का, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो 1987 में की गई थी, या 1987 में की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। रियो प्लस या पृथ्वी सम्मेलन दोनों एक ही है। यह कब कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था 23 से 27 जून को हुआ था 1997 में, मध्य न्यूयॉर्क में, ठीक ना। कहाँ हुआ था? मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। 23 से 27 जून 1997 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी अवस्थित है, तो शांत घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो यह केरल में शांत घाटी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित था? तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 यह किससे संबंधित है? तो यह वनों से संबंधित है, वनों से संबंधित है। आप लोग इसको याद रखिए, रामसर सम्मेलन। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह गुजरात में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिए, अंतर्देशीय लवणीय भूमि आर्द्र भूमि जो है यह गुजरात में है, भारत में। आप लोग इसको याद रखिएगा।
जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो यह हरित गृह प्रवाह, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, यह जलवायु परिवर्तन का कारण है, ठीक ना। यह सबसे हानिकारक, इसमें जो तापमान, जलवायु परिवर्तन, जो तापमान बढ़ रहा है, इसी के कारण बढ़ रहा है, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जोसेफ फोरियन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना, मतलब इनके द्वारा खोजी गई थी, ठीक ना, जोसेफ फोरियन के द्वारा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की जो क्रिया है जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है कृषि, ठीक ना। कृषि जो है जलवायु से ज़्यादा प्रभावित होती है। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है, तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, ठीक ना। पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? कौन? जो ओजोन परत है, सॉरी, पृथ्वी से लगभग, यह यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो है कि यह कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ना। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है स्ट्रेटोस्फीयर, आप लोग इसको याद रखिएगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है यह बायोस्फीयर को बचाती है। किससे? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उसको रोकती है। सूरज से आने वाली, सूरज है सर, यहाँ पे सूरज, सॉरी, सूरज है। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है? तो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। कौन सा? त्वचा कैंसर होता है सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह संकटग्रस्त जो प्रजाति है, जो जीव है, उससे संबंधित है। 1 जनवरी 1989, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रों में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रों में वनों का क्षेत्रफल लगभग 21% है। यह कितना है? 21% है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21% है। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो किस राज्य में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है? तो यह मध्य प्रदेश में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? वनाच्छादित है। इसमें से भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसमें से जो हमारा राज्य है मिजोरम है, ठीक ना। वनाच्छादित का मतलब होता है जिस जंगल में, जिस वन में सबसे अधिक क्या होता है कि पौधे पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, और सबसे अधिक पौधे होते हैं, तो वहाँ के वनाच्छादित उसे कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मिजोरम सबसे वहाँ पे होता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे सघन वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह देखिए वनाच्छादित जो सर्वाधिक उसके पश्चिमी घाट है, यह यहाँ से भी सबसे अधिक पाए जाते हैं वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक यह जो है पश्चिम घाट पे है, ठीक। नागालैंड की पर्वत क्रम बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जो नागालैंड के जो पर्वत हैं वह बंजर होते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ की झूम खेती होने के कारण क्या करते हैं, वहाँ के लोग जंगलों को काट देते हैं, झाड़ियों को काट देते हैं, फिर दूसरे स्थान पे खेती करते हैं, तो वो बार बार काटने की वजह से वहाँ पे बंजर होता जा रहा है जंगल, ठीक ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यह देहरादून में स्थित है। आप लोग
इसको याद रखिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान या देहरादून में स्थित है। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। तो विश्व के जितने भी वन्यजीव की संख्या होगी उससे मिलाकर जिस कितने परसेंट भारत में पाए जाते हैं, तो सिर्फ 5% भारत में वन्यजीव पाए जाते हैं पूरे विश्व का, ठीक ना। पूरा विश्व का सिर्फ 5% भारत में पाए जाते हैं। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये जायंट पांडा है। जायंट पांडा है WWF का प्रतीक, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका वनों उन्मूलन था, जिसमें वनों की कटाई हो रही थी। इसके वजह से यहाँ चिपको आंदोलन का विरुद्ध के रूप में आंदोलन हुआ था। तो इसको वनों के रोकने के लिए, कटाई को रोकने के लिए, थी ना, वृक्षों को रोकने के लिए तो चिपको आंदोलन हुआ था। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस यह नई दिल्ली में स्थित है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पीटर्सबर्ग में किया गया था। पीटर्सबर्ग में किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता है। तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता है जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की सर्वाधिक क्या है? पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता है। तो आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम भी और अच्छे प्रश्न आपको लाते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।